हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो एनसीईआरटी कक्षा 7 की जो हिस्ट्री का लेशन कर रहे हैं, आज हम लोग का उसमें क्या है, लेशन 5 को देखना है। तो चलिए इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि लेशन 5 में हमको किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो लेशन 5 क्या है? जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जनजाति के बारे में पढ़ना है कि जनजाति क्या होती है, कितनी प्रकार की जनजाति होती हैं और खाना बदोश किनको कहा जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना। तो चलिए लेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किन क्या क्या दिए हुए हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। मतलब हम लोगों ने अध्याय 3 में भी, 2 में भी और 4 में भी देखा था कि किस तरीके से राज्य का क्या हुआ, विकसित हुआ। राज्य जो छोटे राज्य पहले हुए, उसको धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए। किस किस प्रकार के राजा हुए, उन राजाओं ने अपने राज्य में किस तरह की कलाओं का विकसित किया, साहित्यों की, दस्तकारियों की। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा है। उसी उसी के सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। इस तरीके की क्या हुई, परिवर्तन निरंतर हर साम्राज्य में, हर राज्य में होते रहते हैं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। इन सभी अंतराल में क्या हुए, किसी में सामाजिक परिवर्तन, किसी में राजनीतिक परिवर्तन, तो किसी समाज में क्या हुआ, आर्थिक परिवर्तन होते रहे। बदलाव निरंतर चलते रहे हर साम्राज्य में। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। जो सामाजिक परिवर्तन थे हर जगह क्या थे, अलग अलग तरीके थे। एक जैसे ही सभी समाज में, सभी राज्य में एक तरह के समाज के व्यक्ति नहीं रहते थे, क्योंकि अलग अलग किस्म की समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित थे। जो समाज है क्या है, वर्ण वर्ण व्यवस्था में पहले से ही एकदम विभाजित है, चार बटा हुआ है, उसी के बारे में है। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। जो नियम दिए गए थे वर्ण व्यवस्था के बारे में, इसमें क्या है, बड़े बड़े जो राजा वगैरह हैं इसके अच्छे तरीके से पालन करते थे। इससे ऊंचे और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा दिया। जो ये वर्ण व्यवस्था का जो नियम था, इसमें क्या हुआ, ऊंच नीच, अमीर गरीब के बीच में फासला को बढ़ा दिया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया था। जो दिल्ली सल्तनत थी उस समय क्या हुआ, मुगलों के काल में इस तरह की श्रेणीबद्ध और वर्णाश्रम की जो व्यवस्था थी, इससे क्या है, समाज में अराजकता फैल गई, बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो गई थी। तो जो अगला हम लोग का टॉपिक है वो क्या चीजें हैं, बड़े शहरों से परे जनजातियां और समाज, इनके बारे में देखना है। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। मतलब एक ही तरह के समाज, एक ही तरह के वर्ण राज्य में नहीं रहते थे, अलग अलग तरीके के। जैसे उसी के अंतर्गत क्या दिया कि अलबत्ता दिया है। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों में नहीं थे। जो नियम और कर्मकांड जो ब्राह्मण द्वारा दिए गए थे, उसमें हर प्रकार के समाज नहीं थे। उसमें कुछ ऐसे भी समाज थे जो उस कर्मकांड के अंतर्गत नहीं आते थे, और न ही वे कई असमान वर्णों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजाति कहा जाता रहा। मतलब जनजाति किस समाज को कहा जाता है, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकापार्जन करती थी। मतलब उस समय की जो जनजाति वगैरह थी, वो लोग कृषि करके भी वो लोग अपना जीविका का उपार्जन करते थे। दूसरी जनजाति के लोग शिकारी, और कुछ जनजाति लोग क्या थे कि जो शिकार वगैरह करते थे, फल वगैरह का संग्रह करते थे, पशुपालक थे। इस तरीके से समाज में जनजातियां पाई जाती थी। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करते थे। इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। मतलब कुछ ऐसी जनजाति वगैरह थी जो एक जगह स्थिर नहीं रहती थी, वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहते थे। जैसे जिस जगह में वहाँ के फल वगैरह, मौसम वगैरह के अनुरूप जैसे वहाँ की सामग्री खत्म हो जाती थी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते थे भ्रमण के द्वारा, या अपने पशुओं को चराने के लिए, चारागाह वगैरह के लिए, हर चीज़ों के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। जनजातियां समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाह पर नियंत्रण रखते थे
और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। उनका खुद का नियम, जो जनजाति वगैरह थे, खाना बदोश थे, उनका खुद का नियम था और उस तरीके से अपने परिवार में उसको लागू करके रखते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बड़ी जनजातियां फूली फली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करते थे। जो ये जनजातियां वगैरह थी वो जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान और दुर्गम जगहों पर रहते थे, निवास करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव हो जाता था। जो ये जनजाति वगैरह थे, छोटे समुदाय के लोग थे, तो इनका जो सामना हो जाता था, कभी कभी शक्तिशाली समाज के जो लोग रहते थे उनसे इनका टकराव हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी आहलदा संस्कृति को बचाया, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपने विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो जनजातीय समाज है और जो जाति आधारित समाज है, दोनों लोग क्या हैं, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। टकराव और निर्भर के इस संबंध में ने दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का भी प्रयास किया। यहाँ तक हो गया। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जनजातीय लोग कौन थे। जो जनजाति वगैरह थे लोग वो कौन थे, इनके बारे में देखिए क्या दिया है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जो इतिहासकार वगैरह हैं, जो वो लोग, जो मुसाफिर लोग हैं, वो लोग जनजाति वगैरह, खाना बदोश जो लोग थे, इनके बारे में बहुत ही कम जानकारियां देते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, और जनजाति वगैरह के कुछ लिखित ऐसे कुछ दस्तावेज नहीं है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थीं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल में लाते हैं। जो इतिहासकार हैं, इतिहास को लिखने के लिए, इन जनजातियों के बारे में जानने के लिए जो पहले की परंपराएं हैं, उन वाचिक परंपराओं को, मौखिक परंपराओं को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके द्वारा जनजाति के बारे में जानते हैं। जनजातियां लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। जो जनजातीय लोग थे वो भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। जो जनजाति वगैरह थी उस समय के साथ साथ उसका प्रभाव, इलाका उसका बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो खोखर जनजाति है वो कहाँ की है, तो खोखर जनजाति जो है वो पंजाब की 13वीं और 14वीं सदी के अंतर्गत क्या होता है, इसका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ था। यहाँ बाद में खग्गर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, लेकिन बाद में पंजाब में क्या हुआ, खग्गर लोगों की ज्यादा महत्व, प्रतिष्ठा बढ़ गई। उनके मुखिया कमाल खान खग्गर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में गुलामों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लांघा और अरभुनन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच जनजाति। उत्तर पश्चिम में क्या थी, बलोच जनजाति पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है, बलोच जनजाति उत्तर पश्चिम में। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। जो ये बलोच जनजाति थी, ये लोग जनजाति क्या थी, छोटे छोटे अलग अलग कुल में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। जो पश्चिम हिमालय में गडेरी वगैरह रहते थे, जो लोग भेड़ बकरी वगैरह इस तरीके के चराते थे। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। जैसे उत्तरी पूर्व भाग में जो नागा वगैरह थे, नागा जनजाति थी, अहोम जनजाति थी, इस तरह की जनजाति क्या थे, उनका बहुत ज्यादा ही वर्चस्व, प्रभुत्व बना हुआ था उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट अगली चीज, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर का उदय हो चुका था। जो 12वीं सदी में जो चेर वंश थे इसका उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि चेरों पर हमला किसने किया था, तो राजा मान सिंह ने 1551 ईस्वी में किया था।
और उन्हें परास्त किया। और जो राजा मान सिंह थे उन्होंने क्या किया, चेरों को परास्त कर दिया। लेकिन वे पूरी तरह अधीन बन गए और औरंगजेबों के समय में मुगलों सेनाओं ने चेर लोगों किलों पर कब्जा कर लिया। और तो वही बोला है कि जो जो मुगल थे, मुगल सेनाओं ने क्या किया, चेरे लोगों की किलों पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया। इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों ने मुंडा और संथाल थे। जो उस साम्राज्य में जो जनजाति वगैरह रहती थी, जैसे कि मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति, ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये कुछ ध्यान रखिए, एग्जाम में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है यहाँ पे दिया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों, कोली, बिराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। जो महाराष्ट्र की जो पहाड़ी वगैरह थी वहाँ पे कोली जनजाति, बिराद जनजाति, इस तरह की दूसरी जनजातियां भी पाई जाती थी। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागात, वितर, मारवा और दूसरी जनजातियां भी विशाल आबादी में थी। जैसे भील की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। जो भील जनजाति थी वो क्या थी, पश्चिम मध्य में फैली हुई थी पूरी तरीके से। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। जब तक 16वीं शती आई तब तक क्या हुए, जो ये जनजाति वगैरह थे इसमें कुछ ऐसी जनजाति थी या कुछ ऐसे लोग थे जिनका बहुत ही प्रभावशाली हो गए थे और आते आते ये पूरी तरह से एकदम खेतिहर और जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों की कई कुल शिकारी संग्रह बने। जैसे तभी भी क्या हुआ, जो भील जनजाति के कुछ लोग थे जो निचले वर्ग थे, जो निम्न वर्ग के थे लोग, तो वो लोग क्या करना शुरू किए, वो लोग शिकारी वगैरह, खाद्य संग्राहक इस तरीके से बन गए थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो बोला है कि जो गोंड जनजाति थी, इस तरह की जनजाति जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज्यादा थे। उसी तरह ये फिगर में दिखाया गया कि रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भील जनजाति के लोगों को दिखाया गया कि रात में ये लोग क्या कर रहे हैं, हिरन का शिकार कर रहे हैं। यहाँ पे मांस को भूजा जा रहा है। ये तरीके से भील जनजाति के लोग शिकारी, खाद्य संग्राहक भी थे और कुछ लोग मनसबदार, राजा वगैरह बड़े बड़े पद पर आ चुके थे, जमींदार लोग बन चुके थे। नेक्स्ट जो अगली चीज है, खाना बदोश और घुमंत लोग कैसे रहते थे। जो खाना बदोश लोग थे, खाना बदोश का मतलब ये होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने वाले लोग हैं, वो लोग किस तरीके से रहते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे जो खाना बदोश लोग थे वो लोग क्या करते, जानवरों के लेकर अपने जानवरों के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत दूर दूर तक जाते थे और जानवर से जो क्या थे, दूध वगैरह मिलते थे और उससे कुछ उत्पाद बना के अपना खाने पीने की चीजें तैयार करते थे। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि विनिमय भी करते थे। वो लोग जो बड़े खेतीहर वगैरह, गृहस्थ वगैरह हैं, उनसे क्या करते हैं, अनाज वगैरह लेते थे, घी वगैरह, दूध वगैरह देके उस तरीके से अपना जीविका पार्जन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। जो खाना बदोश लोग थे वो अपने जानवरों पे सामान की ढुलाई करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। वे सामान भी खरीदते करते थे। बाजार लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। जो बंजारा लोग थे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टाडा कहलाता। जो बंजारे लोग थे उनकी जो व्यापारी थी खाना बदोश, उनका कारवां को क्या बोला जाता था, टाडा बोला जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 में बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों का अनंत ढुलाई भी करते थे। बादशाह जागीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर जाकर शहरों तक बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुसलमानों से खाद्यान्न की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए बैलों को अनाज ढोते होंगे, बस इतने जो बैल थे उनसे अनाज वगैरह ढोने का काम किया जाता था। यहीं पे खाना बदोश जनजाति के बारे में दिया गया, जो इमेज में दिखाया गया। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, जो खाना बदोश जनजाति हैं उनसे ये पशु से अपना ऊन वगैरह, दूध वगैरह निकाल रहे हैं। यहाँ पे अनाज जो है, कृषक है, उससे क्या अनाज को खरीद रहे हैं। इस पे क्या कर रहे हैं
कि पशु पे अनाज को ढो के ले जा रहे हैं। तो इन तरीके से खानाबदोश जो जनजाति थी अपने जीवन का पालन करते थे। जो अगली चीज है बंजारे के बारे में पढ़ना है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी के बाजारों का वर्णन किया गया। जो पीटर मंडी है उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। छोटी सी टुकड़ी दी है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टाड़ा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। जो बंजारे लोग थे अपने फैमिली परिवार वगैरह को लेकर क्या करते थे, साथ साथ में बच्चे वगैरह को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। एक टाड़ा में कई परिवार होते थे। उनके जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। जो लोग टांडा के जनजाति में जो लोग भार वगैरह जो पशुओं पे वजन वगैरह लेके ढोते थे तो उन्हीं की तरह बंजारों लोगों की क्या थी, मिलती जुलती पारिवारिक शैली थी। उनका जीवन जीने का तरीका उन भारवाहकों की तरह मिलता जुलता था। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागर के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे। जो सौदागर वगैरह लोग थे तो भाड़े पे बैल वगैरह को रख लेते थे और एक जगह से दूसरी जगह तक अपना व्यापार करने के लिए ले जाते थे। वहां से वे खरीदते और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा है, वहां पे फिर से ऐसी चीज लाद देते थे। इस तरीके से मतलब क्रय विक्रय का काम करते थे वो लोग। पशुओं पे, बैलों पे, ऊँटों पे काम किया जाता था। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। टांडा में कितने 600 से 700 लोग रहते थे। वे एक दिन में 6 या 7 मील ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। मतलब 6 से 7 मील तक सफ़र नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे के मौसम में भी अपने बैलों को गायों पर सामान उतारने के बाद वे चराने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ जीवन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तो ये रही हम लोग के बंजारा के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए अगली चीज़ देखते हैं कि किसके बारे में दिया गया है। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। जो जनजाति थी खानाबदोश तो वो लोग पशुओं को पालती थी, उसको बेचने का भी काम करते थे वो लोग। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। फेरी वाले उसको बोलते जो लोग एक गांव से दूसरे गांव तक जा जाकर कुछ वस्तुओं को बेचते हैं उनको फेरी वाला बोला जाता है। ये लोग रस्सी सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंत सौदागर का काम करते थे। भिक्षुक लोग का मतलब हो गया जो साधु संत महात्मा लोग होते हैं उनको बोला जाता है। नर्तक गायक और अन्य तमाशीबीनों ने भी जनजातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। जो जादू वगैरह जो तमाशा वगैरह दिखाने वाले लोग होते थे वो लोग भी एक जगह से दूसरे जगह तक, एक नगर से दूसरे नगर तक, दूसरे दूसरे गांव तक अपनी कला वगैरह को दिखाने के लिए जाते थे। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, इसके बारे में देखा जाए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। जो वर्ण थे, जाति व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत छोटे छोटे जाति क्या हुई, छोटी छोटी जातियों का उदय होने लगा, उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जनजाति सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों की जाति विभाजित समाज में भी शामिल कर लिया गया और उन्हें जनजातियों का दर्जा दे दिया गया। जो क्या कि जो छोटी छोटी जनजातियां जो उभर के आई उनको भी जनजाति का दर्जा मिल गया, दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों को भी ब्राह्मण द्वारा जाति के रूप में मान्यता दी गई थी। जो सुनार वगैरह, लोहार वगैरह थे और जो राजमिस्त्री थे, इन लोगों को भी क्या जनजाति का दर्जा दिया गया था। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बना लिया गया। जो पहले क्या था कि वर्ण के आधार पर जो समाज गठित किया गया था, लेकिन अब क्या हो गया कि जाति के आधार पर संगठन उसको आधार बना लिया वर्ण। तो वर्ण जो अगली चीज दी है, जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख से ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है, जो अध्याय 2 में दिया गया था।
वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। रथकार का शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोगों के। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनसे वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण हुआ। मंदिर नेक्स्ट किए मंदिर द्वारा मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियां से बने समाज तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर शामिल हुए थे। ये किसके बारे में बोला जाए? जाति पर विचार विमर्श के बारे में। अगली चीज क्या है उसको देखते हैं। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में भी आते थे। जो 11वीं और 12वीं सदी जब तक आती रही उसमें क्षत्रियों और नए राजपूतों के क्या हुए, गोत्र के में काफी, उनके जाति में काफी ज्यादा ताकत आ गया। जैसे कि चंदेल और चालुक्य शासक भी जुड़ गए थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति भी आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए, और कई कुल ऐसे हुए जिनको राजपूत भी मान लिया गया। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्र में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। जो शासक थे वो अपने शक्तिशाली राज्य का निर्माण करने के लिए उनके पास जितनी सारी धन संपत्ति थी, संपदा था, सब कुछ लगा के वो अपने राज्य का अच्छे तरीके से निर्माण किए। शासक के रूप में राजपूत गोत्रों में उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। जो राजपूत गोत्र के जो लोग थे, जब उनका उदय हुआ तो जो जनजाति, छोटे छोटे जनजातियां थी, वो लोग उनका अनुसरण करके उन्हीं की तरह अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण जनजाति थी, इनकी भी समर्थन में छोटी छोटी जनजातियां आने लगी थी और इनको ब्राह्मण जनजाति को भी बना दिया गया, समाज का एक हिस्सा बना दिया गया। लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल होती थी। लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ऐसी जनजाति थी, उन्हीं को ही शासक का दर्जा मिलता था। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई, और जो बहुसंख्यक जो छोटी जाति थी वो लोग अपने समाज में छोटी छोटी जगह ही बना पाए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों में काफी पहले इस्तेमाल में अपना लिया गया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। जो सनातनी हिंदू थे, ये लोग ये गैर बराबरी वाले जो सामाजिक, जो इनके बराबरी के लोग नहीं थे, जो समाज में निचले समुदाय के लोग थे, उनको ये लोग क्या किया, उनको ये लोग स्वीकार नहीं किए, बड़े पैमाने पर उनको नकार दिए। इसी के अंतर्गत छोटी और दिया है, राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराइयों से संबंधित है। जिस तरह की छोटी छोटी जनजातियों का उदय होते गया और जो बड़े साम्राज्य के लोग थे, वो लोग इन छोटी जनजातियों से क्या किए, काफी दूरी बना के रखते थे। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो उदाहरण नीचे उल्लेखित है। जो इस इतिहास के बारे में दो नीचे उदाहरण दिए गए उसको देखा जाए। इसी तरह और भी जनजातियों का उदय हुआ, तो उसी कड़ी में एक दूसरी जनजाति को दिया है, नजदीक से एक नजर। इसके बारे में देखिए कि किस किस जनजातियों का हुआ उदय, उसके बारे में बोला है। जैसे गोंड जनजाति, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। जो गोंड जनजाति थी वो लोग किस प्रदेश में रहते थे, विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। जो गोंड जनजाति थी वो लोग स्थानांतरित कृषि का उपयोग करते थे, फसल उगाने के लिए स्थानांतरित कृषि का इस्तेमाल करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जो भी छोटे छोटे कुल में जनजाति बटी हुई थी, उनका अपना अपना अलग राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे, और कुछ जो जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की जब ताकत कम हो रही थी, तो जो गोंड जनजाति थी, इसके जो बड़े बड़े सरदार थे, वो लोग इनके ऊपर गोंडों पे हावी होने लगे थे। अकबर के शासन काल के इतिहासकार अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कंटगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। गढ़कंटगा में कितने गांव थे, 70,000 गांव थे। ये अकबर की जो पुस्तक है अकबरनामा, उसके बारे में, जिसके बारे में गोंड जनजाति के बारे में दिया है।
इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गण किसी खास गुण कुल के नियंत्रण में था। तो इनका जो गण जनजाति थी, इनके अपने अपने अलग अलग राजा और गुण कुत्र के तौर पे क्या था, उसको विभाजित किया गया था। यह पुनः 84 गांवों के इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोत में होता था, जो 12 गांवों को मिलाकर बनते थे। जो बरहोत का मतलब क्या हो गया, 12 गांव को मिलाकर बनाया जाता था। बड़े राज्यों के उदय में गुण समाज के चरित्र को बदल डाला। जैसे जैसे बड़े बड़े साम्राज्य का जब उदय होने लगा, तो ये गुण जनजाति थी, इसका क्या कर लेंगे, इसके चरित्र को, इसके अस्तित्व को बदल डाले पूरी तरह से। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया था। जो ब्राह्मण लोगों ने गुण राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। जो गुण राजा थे, ये लोग क्या किए, ब्राह्मणों से भूमि प्राप्त करके और शक्तिशाली बन गए। गुण सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। जो गुण जनजाति के लोग थे, अब ये लोग जब अपना धन संपत्ति जमींदार जब बन गए, तो ये लोग क्या थे, अब सरदारों को अब ये लोग राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। गुण सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कंटका में गुण राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो अमनदास राजा ने की थी। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहां की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किसने किया था, अमनदास ने। इसी चरित्र में अगली चीज देखा जाए, दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली थी। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया था। मुगल सेनाओं के जो आसिफ खान जो के नेतृत्व में क्या हुआ, गढ़कंटका पे हमला किया गया था। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण कर दिया। जो रानी दुर्गावती थी, जब गढ़कंटका पे आसिफ खान के नेतृत्व में जब मुगलों ने आक्रमण किया था, तो उसमें क्या हुआ, इनकी हार हो गई, तो इन्होंने अपना समर्पण कर दिया उनके सामने, मुगलों के सामने। करने के बजाय मर जाना बहुत बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मर गया। जो राजकुमारी थी, मर गई, इनके बाद ही क्या हुआ, इनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। गढ़कंटका एक समृद्ध राज्य था। जो गढ़कंटका था, बहुत ही गुण जनजाति का समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों का उनका निर्यात करने में व्यापार में खास धन कमाया था। जो गढ़कंटका जो राज्य थे, क्या थे, हाथियों को पकड़ के एक राज्य से दूसरे राज्य तक उसका निर्यात करते थे, बेचते वगैरह थे। तो इसमें इन लोगों को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ था। जब मुगलों ने गुणों को हराया, तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। मतलब जब ये मुगलों ने जब क्या किया, जब गढ़कंटका के व्यापारियों को जब हराया था, तो वो लोगों ने क्या किया, उनसे हाथी और बेशकीमती हीरे जेवरात उनको मिले थे। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कंटका के पतन के बावजूद गुण राज्य का कुछ समय तक चलता रहा। जब इनका हार हुई, उसके बाद भी, हार होने के बाद भी गुण साम्राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रह गए। तो ये हो गया गुण जनजाति के बारे में। और इसी कड़ी में जो अगली जनजाति का उदय हुआ, उस जनजाति का नाम है अहोम जनजाति। तो चलिए देखते हैं कि अहोम जनजाति क्या होती है। अहोम लोग मौजूद म्यांमार के से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। जो अहोम लोग थे, वो कहाँ से आए थे, म्यांमार से आके 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र की घाटी में बसे हुए थे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना करना शुरू कर दी। जो अहोम लोग थे, ये लोग क्या किए, जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से मिटाकर हटाकर ये नए राज्य बनाना चाहते थे। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों और कोचो-हजो के राज्य के नाम पर अपना राज्य को मिले। जैसे कुछ राज्य थे, चूटियों राज्य 1523 में और कोच-हजो
1851 में इस राज्य को क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। जो सबसे पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल अहोम जनजाति के लोगों ने किया था 1530 में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में अक्षम हो गए थे। जो अहोम जनजाति के लोग थे 1660 के आते आते वो लोग उच्च स्तरीय तरीके पर बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। जो अहोम लोग थे, जो दक्षिण पश्चिम का जो इलाका था उससे इन लोगों को क्या हुआ, कई सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमाल के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। अहोमों पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो मुगलों ने किया था। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। जो अहोम लोगों की जब मृत्यु हो गई तो अहोम लोगों के हराने के बाद जो मुगल थे उसने क्या किया, अपने ज्यादा दिन तक वो लोग अपना इनके ऊपर शासन नहीं कर सके। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। जो अहोम लोग थे वो क्या करते, बेगारी पर अपना जीवन उन लोगों का निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था वे पाइक कहलाते थे। पाइक उस लोगों को कहा जाता था जो लोग जिनसे जबरन श्रम कराया जाता, जबरन कोई काम कराया जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाई भेजने होते थे। जो पाई क्या होते थे, श्रम करने वाले लोग होते थे, इनको भेजना होता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। जो अहोम जनजाति था इस तरीके से कुलों में बंटकर धीरे धीरे अलग होता गया। 17वीं सदी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खास केंद्रीयकृत हो चुका था। जो प्रशासन था 17वीं सदी आते आते पूरी तरह से क्या हो चुका था, एक केंद्रीकृत हो चुका था, एक जगह इकट्ठी हो चुके थे। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना और अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। अहोम जनजाति के लोग थे वो लोग क्या किए, अपनी जितने भी जाति के पुरुष लोग थे वो अपनी सेवाएं और शक्ति प्रदान करते थे युद्ध के समय। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटते रहे। और भी कोई ऐसा कार्य होता था जो सार्वजनिक कार्य हो उसमें भी लोगों की शारीरिक श्रम का उपयोग किया जाता था। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। जो अहोम लोग थे ये लोग चावल की खेती करना भी स्टार्ट किए थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता। जो अहोम समाज था वो कुलों में विभाजित था जिसको क्या बोला जाता था, खेल बोला जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत कम जनजातियां थीं। इसके लिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र में आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। मतलब अहोम खेल मतलब अहोम को कुल को बोला जाता है। इसके नियंत्रण में कई गांव होते थे। कुल में क्या होते थे, छोटे छोटे गांव को मिला के कुल का निर्माण किया जाता था। किसानों को अपने गांव समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इससे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। जो अहोम लोग थे उनकी अपने इष्ट देव की उपासना करते थे। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई। 17वीं सदी में क्या हुआ, ब्राह्मणों के प्रभाव ज्यादा एकदम वर्चस्व पे अपना हो गए थे ब्राह्मण लोग। मंदिरों और ब्राह्मणों में राजाओं के द्वारा भूमि अनुदान में दी जाने लगी थी। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, उसके बारे में आप लोग बताइए। शिव सिंह 1714 से 1744 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। जो अहोम जनजाति थे वहां पे क्या हुई, जो हिंदू धर्म था वहां पे प्रधान धर्म बन चुका था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी आस्थाओं परंपराओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। जो अहोम जनजाति के लोग थे, जो अहोम जनजाति के राजा थे, उन लोगों ने क्या किया, हिंदू जनजाति को तो अपना लिया, लेकिन हिंदू जनजाति को अपनाने के बाद जो उनकी पारंपरिक संस्कृति थी उसको भी वो लोग नहीं छोड़े थे। उसको भी अपना साथ साथ पैरेलल लेके चलते रहे थे। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। जो अहोम जनजाति थी एक परिष्कृत समाज था।
कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। जो कवि वगैरह थे, विद्वान वगैरह थे, उन लोगों को भी क्या कहते, जमीन अनुदान में दी जाती थी, उन लोग उपहार के रूप में दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। बुरंजी नामक इतिहासकार कृतियों को पहल अहोम भाषा में ही फिर असमिया में लिखी गई थी। तो निष्कर्ष क्या, ये इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं दी गई। तो फ्रेंड्स हम लोग को जो एनसीईआरटी क्लास 7 की जो लेक्चर नंबर 5 था ये ख़त्म हो गया, और जो अगली वीडियो है हम उस वीडियो में क्या देखेंगे, लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे। तो जो लेसन नंबर 6 है वो क्या है, ईश्वर से अनुराग तक, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।